यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सजेस्टेड सॉल्यूशन होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग। सॉल्यूशन मैंने कर दिया है कि टाइम आप लोगों का बच जाएगा, फटाफट से सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर था उसमें से देखो 35 मार्क्स के आपको अटेंड करने थे डिस्क्रिप्टिव, करेक्ट, एंड 15 मार्क्स का मोस्ट प्रोबेबली क्या आया था, एमसीक्यू। एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव में बच्चों को पेपर लेंदी लगा होगा, ऑब्वियस सी बात है, पेपर लेंदी था प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो। हाल ही में जब ये इंस्टीट्यूट का न्यू अटेम्प्ट अब आया जहां पे एमसीक्यू 30 मार्क्स के एमसीक्यू हर एक पेपर में होंगे, इसकी वजह से क्वेश्चन पैटर्न में चेंजेज आए। क्वेश्चन पैटर्न में चेंजेज आए, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत मुश्किल पूछ रहा है। अगर एक क्वेश्चन में डिफिकल्टी है तो वो तो नॉर्मल पहले भी पूछ लेता था ऐसे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जो मार्किंग है ना, क्वेश्चन कितने मार्क्स का क्या आ रहा है, वहां पे वेटेज कम हुआ है। जो क्वेश्चन पहले आपको 10 मार्क्स में देखने को मिलता था, वही क्वेश्चन अभी आपको 7 मार्क्स में एंड 8 मार्क्स में देखने को मिल रहा है। अब बताओ, 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आपको 18 मिनट्स मिलते थे बनाने के लिए, पर सेमी क्वेश्चन अगर 7 मार्क्स में है तो आपको ऑब्वियसली कम टाइम ड्यूरेशन में बनानी पड़ेगी। और ये एक लौता रीजन है क्योंकि क्वेश्चन की वेटेज कम कर दिया गया है, मार्क्स कम दिया जा रहा है सेम क्वेश्चन अटेंड करने के लिए, बच्चों को पेपर काफी लेंदी लगा, करेक्ट। यही प्रॉब्लम आपको और भी पेपर में देखने को मिली होगी। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं, कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो वहां पे भी बच्चों का सेम क्वेरी था कि क्वेश्चन क्या था, एवरेज तो था कॉस्टिंग का पेपर बट लेंदी लगा। लेंदी लगने का एक ही कारण है कि जो क्वेश्चन 10 नंबर में पहले पूछते थे वो सेम क्वेश्चन आज के डेट में 8 नंबर 7 नंबर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आध क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था जिसमें एक फैक्टरिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। देखने में बच्चों को सिंपल लगा होगा पर वहां पे थोड़ी सी अच्छा डिस्कशन करने वाला क्वेश्चन है। टॉपिक बढ़िया सिलेक्शन किया था और यूनिक क्वेश्चन था। उसमें जो पॉइंट था वो अभी तक सीए इंटर लेवल पे जो क्वेश्चन पूछता है वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा था। आपने भी पढ़े होंगे, पास्ट ईयर के भी पेपर पढ़े होंगे, है ना, इंस्टीट्यूट के बुक में भी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ चीजें यूनिक दिए थे जो इंस्टीट्यूट के बुक में क्वेश्चन नहीं है उससे रिलेटेड, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का है, जो कि है रेशियो चैप्टर से। और जो रेशियो चैप्टर से क्वेश्चन था वो काफी आसान था, इसमें कुछ नहीं करना था। देखो जरा, 12% डेट दे रखा है 45 लाख का, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद डेट इक्विटी रेशियो दे रखा है, इससे आप इक्विटी निकाल लोगे, है ना, और इक्विटी आएगा 30 लाख। प्रॉपर सॉल्यूशन बना रखा है, एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूँ फिर सजेस्टेड आंसर पे लेके आऊंगा। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, ये क्या होता है, पैट डिवाइड बाय नेटवर्थ या शेयर होल्डर फंड इंटू 100, इससे पैट आ जाएगा। पैट में टैक्सेशन जोड़ दोगे तो पीबीटी आ जाएगा, बिफोर टैक्स प्रॉफिट। उसमें इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, पीबीआईटी, करेक्ट। समझ में आया क्या। यहाँ पे आपको दे रखा है ऑपरेटिंग रेशियो, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है, ये 85% है, तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा, 15%। अगर अमाउंट पता हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का और 15% परसेंटेज भी पता हो तो सेल्स निकल जाएगा इजिली, ठीक है। सिमिलरली जरा आ जाओ क्वेश्चन पे, सजेस्टेड सॉल्यूशन पे। जो अभी तक मैंने बोला एक बार फटाफट टिक कर लेते हैं। देखो जरा, 12% डेट दे रखा था, आपको डेट इक्विटी रेशियो दे रखा था, इससे इक्विटी निकल जाता। रिटर्न ऑन इक्विटी दे रखा है, इससे पैट निकल जाएगा। अब पैट से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 15% है तो इससे सेल्स निकल जाएगा, ठीक। सेल्स अगर आपको पता हो गया तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आप इजिली निकाल सकते हैं, 85% दे रखा है। आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनका भी दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का रेशियो। जरा देखोगे क्या, यहाँ देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2:6 है,
ठीक, तो इससे ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लोगे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, एंड ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद अब शुरू करते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। पहला था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक, पीबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट, दोनों चीज हमें पता है, मजे से निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट कैसे आया, तो इंटरेस्ट आया यहाँ देखो 12.5% इंटरेस्ट रेट है और ये रहा फेस वैल्यू। उसके बाद आया जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, दोनों चीज हमने निकाल लिया है। थर्ड में पूछा था करेंट एसेट, ये बढ़िया था। करेंट एसेट निकालने के लिए हमेशा देखो, जब बैलेंस शीट का आइटम देना तो हमेशा बैलेंस शीट को ब्रेन में इमेजिन करके रखना, आधे से ज्यादा क्वेश्चन वहीं पे ब्रेक हो जाते हैं। ठीक, देखो जरा फटाफट से, करेंट रेशियो आपको दे रखा था 1.8। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। इससे एक इक्वेशन बन जाएगी, करेंट रेशियो करेंट एसेट इज इक्वल टू 1.8 करेंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। शेयर होल्डर फंड यानी कि हमने ऊपर 1 नंबर में कैलकुलेट किया था, ये पता है। लॉन्ग टर्म डेट पता है, जोड़ दोगे तो ये आ गया। पता है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, फिक्स एसेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाल लिया, ये रहा। फिक्स एसेट क्वेश्चन में दिया था। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट को करेंट लायबिलिटी के फॉर्म में इक्वेशन बना रखा है, तो ये पुट कर देंगे वैल्यू और इसको सोल्व करेंगे तो करेंट लायबिलिटी आ जाएगी। फिर इक्वेशन में डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू, तो करेंट एसेट आ जाएगा जो कि 81 लाख होना चाहिए था। करेक्ट, तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान था। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.84 टाइम्स आना चाहिए, जीपी रेशियो 36.25 टाइम्स आना चाहिए, एंड करेंट एसेट आपका आना चाहिए 81 लाख। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन था लिवरेज से रिलेटेड। एक आपको एग्जिस्टिंग दे रखा है इंफॉर्मेशन, ड्यू टू रिसेंट पॉलिसी चेंज एंड एंट्री ऑफ फॉरेन कॉम्पिटिटर इन सेक्टर अल्फा लिमिटेड एक्सपेक्ट सेल में डिक्लाइन बाय 15 to 20%। हाउएवर सेलिंग प्राइस को फिक्स रखना है, अदर कॉस्ट विल रिमेन सेम। यानी कि सेल में जो चेंजेस आएंगे वो क्वांटिटी की वजह से, सेलिंग प्राइस सेम रहेगा। अदर कॉस्ट रिमेन सेम का मतलब क्या है बताओ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम रहेगा, कहने का मतलब ये है। फिक्स कॉस्ट इन टोटालिटी में सेम रहेगा, कहने का मतलब ये है। टैक्स रेट दे रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिक्रीज इन अर्निंग पर शेयर। एक तो डिक्रीज इन ईपीएस निकालिए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इफ सेल डिक्लाइन बाय 15% एंड सेल डिक्लाइन बाय 20%। कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक तो प्रेजेंट लिख लोगे, दूसरा अगर 15% से डिक्लाइन होता है तब, 20% से डिक्लाइन होता है तो। ये रहा सेल्स, प्रेजेंट का तो दे रखा है आप लोगों को 50 लाख यूनिट इंटू 20 सेलिंग प्राइस। 15% से डिक्रीज करोगे तो ये आएगा, 20% से डिक्रीज करोगे तो ये आएगा। सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट आप देखोगे क्वेश्चन में, वेरिएबल कॉस्ट 12.5 है इंटू 50, तो ये तो एग्जिस्टिंग है। जैसे सेल डिक्रीज हो रहा है वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगा 15 एंड 20% से। ठीक, ये आ गया कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगा, ये आ गया पीबीआईटी। इंटरेस्ट निकाल लोगे आप, ये रहा 15% डिबेंचर है, 10,000 इंटू एट द रेट 750 इंटू कर लेना और 15% लगा देना, तो इंटरेस्ट इतना आना चाहिए। फिर पीबीटी आएगा, उसमें से टैक्स घटाओगे, पैट आएगा, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे, ईपीएस आएगा। सबसे पहले क्या पूछा था, डिक्रीज इन ईपीएस। अगर 15% से सेल डिक्रीज होता है तो ईपीएस 180 डिक्रीज होगा। अगर 20% से सेल डिक्रीज होता है तो ईपीएस कितना होगा, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, 240 रुपीज डिक्रीज होगा। ठीक, अच्छा परसेंटेज में लिखना हो कोई दिक्कत नहीं, 180 डिवाइड बाई 604 इंटू 100, 180 डिवाइड बाई 604 इंटू 100 कितना है ये, 29.80%।
ठीक। एब्सोल्यूट टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेटिंग लिवरेज पूछा था, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीबीआईटी। फाइनेंशियल लिवरेज पूछा था, उसका फॉर्मूला क्या है? पीबीआईटी डिवाइड बाय पीबीटी। प्रीफरेंस डिविडेंड कुछ था नहीं, नहीं तो माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स करते। ठीक, निकाल लोगे, सिंपल है। डिक्रीज इन ईपीएस पूछा है, और ये दोनों केस में ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज पूछा है, इतना कर लोगे। आओ जरा, ये है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी वैसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके इंस्टीट्यूट की बुक में दे रखा है। आपके इंस्टीट्यूट की बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दे रखा है, इसमें नए 2-3 पॉइंट थे, यही तो आपको बताना चाहता हूं मैं। ठीक, ये क्वेश्चन की सॉल्यूशन आप ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन नया था, मैं आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक, एनुअल सेल है 7 करोड़ 50 लाख, जिसमें 90% क्रेडिट सेल है। ठीक, डेटर मैनेजमेंट के लिए हमें टोटल सेल से मतलब नहीं, हमें सिर्फ क्रेडिट सेल चाहिए। डेटर मैनेजमेंट के लिए सिर्फ क्रेडिट सेल चाहिए, क्योंकि जो क्रेडिट सेल है उसी पे तो डेटर क्रिएट होगा। क्रेडिट पीरियड हम कितने दिन की उधार देते हैं? 45 डेज। अब जरा कहानी ना डिटेल में समझने के लिए ऐसे समझो, ये है फैक्टर, ये है फॉर्म, इसकी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होगी हो सकता है वो 45 डेज क्रेडिट देता हो। एवरेज कलेक्शन पीरियड है 70 डेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है? 70 डेज। सुनते रहना, ठीक है। बैड डेप्ट अभी कितना हो रहा है? 0.75%, और फर्म का बैड डेप्ट हो रहा है 0.75%। कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कितना है? 18,60,000। 2/5 इज अवॉइडेबल। 2/5 इज अवॉइडेबल का मतलब क्या है कि अगर हम फैक्टरिंग करते हैं तो 2/5 इसमें से कॉस्ट अवॉइड हो जाएगा। ठीक, इंटू 2 डिवाइड बाई 5 करोगे तो टोटल कॉस्ट में से इतना, ये एनुअल टर्म्स में लिख रहा हूं, पर एनम में लिख रहा हूं, ठीक है, अवॉइड हो जाएगा। ठीक, फैक्टरिंग करके इस कॉस्ट को अवॉइड किया जा सकता है, कहने का मतलब ये है। A factor firm has offered to manage company debtor on non-recourse basis। non-recourse basis का मतलब क्या है? बैड डेप्ट का झंझट फैक्टर बियर करेगा, यानी कि बैड डेप्ट में सेविंग होगी। हम बैड डेप्ट बियर ही नहीं करेंगे, जो बैड डेप्ट हो रहा था वो सेव होगा। सर्विस चार्ज ऑफ 2%, ये क्या है? ये है कमीशन। फैक्टर एग्री टू ग्रांट एडवांस अगेंस्ट डेटर एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% आफ्टर विथहोल्डिंग 20% रिजर्व। जो भी अपना रिसीवेबल है जो फैक्टर कलेक्ट करेगा उसका 20% रिजर्व काट के, ठीक है, बचे हुए पैसा हमको एडवांस कर देगा। कितने इंटरेस्ट रेट पे बताओ? 14% इंटरेस्ट रेट पे। तो यानी कि फैक्टर को कमीशन तो पे करना ही है, जो हम फैक्टर से एडवांस लेंगे उसके लिए इंटरेस्ट भी पे करना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो बच्चों से मिस हुआ होगा ज्यादातर। पेमेंट पीरियड ग्रांटेड बाय फैक्टर इज 45 डेज। कह रहा है अभी भले ही आप 70 दिन में कलेक्ट करते हो, अगर आप फैक्टरिंग करने गए तो फैक्टर आपको 45 डेज में ही कलेक्शन कर देगा। इसका मतलब क्या है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड रिड्यूस हो जाएगा फैक्टरिंग करेंगे तो। अभी हम जो मैनेज करते हैं 70 डे ऑन एन एवरेज कलेक्शन पीरियड है, डेटर कलेक्शन पीरियड, पर फैक्टरिंग करेंगे तो फैक्टर 45 डेज में ही कलेक्ट कर देगा। तो जो डिफरेंस है 70 माइनस 45, 25 का, 25 डेज जल्दी कलेक्ट होने की वजह से 25 डेज का एवरेज रिसीवेबल घटेगा कि नहीं? उतना हमारा एवरेज रिसीवेबल घटेगा तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी रिड्यूस होगी, ये आपको ध्यान देना है। सेविंग इन कॉस्ट ऑफ फंडिंग आएगा, और ये बच्चों से मिस्टेक हुई होगी तो वहां पे मार्क्स कटेगा। ठीक है, चलो। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 12.5%। ये क्या है? ये दिया है आपको कॉस्ट, अगर आप नहीं आउटसोर्स करते, नहीं फैक्टर करते तो आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा फाइनेंस करने के लिए डेटर। ये लाइन देखो, वन टाइम रिडंडेंसी पेमेंट ऑफ 50,000 इज रिक्वायर्ड टू बी मेड टू फैक्टर। ये क्या है? वन टाइम पेमेंट है।
ठीक, वन टाइम पेमेंट है। ध्यान से सुनना जरा, यहाँ पे एक बढ़िया कंसेप्ट है जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। पूछा क्या है, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। जरा देखो, मान लो अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड किसी कंपनी का 50 डेज का है, करेक्ट। तो ये 50 डेज में डेटर को कैसे मैनेज करे, है ना, और कैसे फाइनेंस करे, यही तो सीख रहे हैं ना फैक्टरिंग में, कि फैक्टरिंग करे या ना करे। डिसीजन भले ही हम एक 50 डे का साइकिल को बेस मान के डिसीजन लेते हैं कि फैक्टरिंग सस्ता है कि बाहर से हमें फाइनेंस करना चाहिए, ठीक, जो हम बाहर से फाइनेंस करेंगे डेटर को वो सस्ता है, ठीक है। भले ही कॉस्ट हम 15 डेज को ध्यान में रख के, भले ही कॉस्ट बेनिफिट हम 15 डेज को ध्यान में रख के निकालते हैं, डिसीजन लेते हैं, लेकिन बताओ ये सिर्फ 15 डेज की बात तो नहीं है, ये तो एक साइकिल है। ऐसे ही 15-50 डेज का तो साइकिल कंटिन्यू चलता रहता होगा ना। डिसीजन भले ही हम एक साइकिल को बेसिस मान के ले रहे हैं, पर ये साइकिल तो चलते रहता है ना। एक बार हमने तय कर लिया कि फैक्टरिंग करे या फिर ना करे, ठीक है, फैक्टरिंग करे या ना करे, भले ही एक साइकिल को देख के हम डिसीजन ले रहे हैं। पर बताओ बच्चे, डिसीजन सिर्फ इस साइकिल के लिए नहीं ले रहे हैं, डिसीजन ज्यादातर किसके लिए ले रहे होते हैं, हर एक साइकिल के लिए ले रहे होते हैं। अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली जो वन टाइम पेमेंट है वो तो सिर्फ फर्स्ट साइकिल में होनी चाहिए। जो ये 50,000 का पेमेंट है, एक ही बार तो पे करना है फैक्टरिंग करते टाइम। उसके बाद भविष्य में तो किसी भी साइकिल में ये पेमेंट की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में बस फैक्टरिंग चलते रहेगा, पेमेंट तो एक ही बार किया था मैंने, ठीक है। ध्यान दे रहे हो, हर एक साल फैक्टरिंग जरूर रहेगा अगर मैंने फैक्टरिंग किया तो, लेकिन पेमेंट कब करूंगा वो 50,000 सिर्फ वन टाइम। तो जनरली डिसीजन मेकिंग के पर्पज से देखा जाए ना, डिसीजन मेकिंग के पर्पज से देखा जाए ना, तो नॉन रिकरिंग आइटम जो है वो डिसीजन मेकिंग में हमें नहीं लेना चाहिए। ये पहला एजम्पशन है कि हम इफेक्टिव कॉस्ट सिर्फ कॉस्ट नहीं निकाल रहे हैं, वो इफेक्टिव कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए ले रहे हैं कि इफेक्टिव कॉस्ट फैक्टरिंग का कितना है, फैक्टरिंग का कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है कि फैक्टरिंग ना कराए हम बाहर से डेटर फाइनेंस कर ले, वो कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है। जनरली हम इफेक्टिव कॉस्ट इस पर्पज से निकालते हैं, और डिसीजन मेकिंग के पर्पज से निकाल रहे हैं तो सिर्फ एक साइकिल के लिए नहीं निकाल रहे हैं, है ना। साइकिल के बाद दूसरा साइकिल शुरू होगा, तीसरा साइकिल शुरू होगा, और ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, ठीक। तो उस केस में हमें नॉन रिकरिंग जो पेमेंट है, नॉन रिकरिंग जो आइटम है उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। ये एजम्पशन करके सॉल्यूशन करना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक। सेकेंड एजम्पशन क्या हो सकता है कि हमें तो सिर्फ इफेक्टिव कॉस्ट पूछा है, तो हम इस साइकिल का बस इफेक्टिव कॉस्ट निकालेंगे, हमें आगे के साइकिल से क्या मतलब। भले ही इस साइकिल में पर वो 50,000 एज अ कॉस्ट तो इनकर्ड हो रहा है ना। तो अगर एजम्पशन हम लेते हैं कि इसको कॉस्ट में इंक्लूड करना है, इफेक्टिव कॉस्ट हम सिर्फ फर्स्ट साइकिल को कंसीडर करके निकाल रहे हैं, तो हमेशा इसको लेनी पड़ेगी। और उस केस में क्या होगा, कॉस्ट में भी लेंगे। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज हम एज्यूम करने वाले हैं कि कमीशन और इंटरेस्ट ऑफ फ्रंट, अभी बोला नहीं कि एरियर है कि ऑफ फ्रंट, तो मैं एज्यूम करूंगा ऑफ फ्रंट पे हो रहा है। जब हमें फैक्टर एडवांस करेगा तो अपना कमीशन भी काट लेगा और इंटरेस्ट भी काट लेगा, बचा हुआ पैसा मेरे पास आएगा, है कि नहीं। अगर ये अपफ्रंट एज्यूम कर रहा हूं तो ऑब्वियसली ये वन टाइम पेमेंट भी तो अपफ्रंट ही एज्यूम करना पड़ेगा। तो फंड कितना मिला उसके लिए ये भी काट के दिखाना पड़ेगा, और कॉस्ट में 50,000 इंक्लूड भी करना पड़ेगा, करेक्ट। दूसरा, अगर बच्चे ने ऐसा एज्यूम किया है कि वन टाइम पेमेंट है, डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, तो ना कॉस्ट में इंक्लूड करोगे, ठीक है, कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करोगे, और एडवांस रिसीव में भी आपको इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, एडवांस रिसीव में भी डिडक्ट नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट साइकिल में ही तो डिडक्ट होगा, आने वाले साइकिल में नहीं डिडक्ट होगा, ठीक है। चलो इसको ध्यान में रखते हुए जरा यहां पे आना, सेविंग इन कॉस्ट ऑफ फंडिंग। देखो इतना सेल्स है, इंटू 90%, तो एक क्रेडिट सेल आया। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड तो घट जाएगा ना, 70 दिन में कहाँ रिसीव कलेक्ट करते थे, 70 दिन का रिसीवेबल फंसा रहता था, अभी सिर्फ 45 डे, 25 दिन से जो घटा, तो ये डिक्रीज इन रिसीवेबल है। इतना जो मैंने इंटू किया ये क्या है, डिक्रीज इन रिसीवेबल। इस पे ये इंटू कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, बताओ बच्चे, ये आ जाएगा सेविंग इन कॉस्ट ऑफ फंडिंग। रिसीवेबल के कम होने से इतना एक्स्ट्रा पैसा सेव हुआ, वही मेरा रिसीवेबल फंसा होता तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग मेरी हायर होती, क्योंकि मैं तो कलेक्ट करता 70 दिनों में,
अभी फैक्टर कलेक्ट करके दे दिया मुझे 45 दिनों में, 25 दिन पहले कलेक्ट कर दिया तो 25 डेज का एवरेज रिसीवेबल डिक्रीज हुआ। ठीक। दूसरा, फंड रेज कैसे निकालते हैं? रिसीवेबल अंडर फैक्टरिंग लेना है आपको, इंपॉर्टेंट। हमको फैक्टर कितने दिन में कलेक्ट करके वादा कर रहा है कलेक्ट करके देने के लिए? 45 डेज, तो 45 डेज का ही तो रिसीवेबल होगा। अगर मैं फैक्टरिंग करूंगा तो 45 डेज का रिसीवेबल होगा। बहुत बच्चे यहाँ पे 70 ले ले तो वो भी मिस्टेक है, 45 डेज का रिसीवेबल ले रहा है। रिजर्व डिडक्ट करेगा फैक्टर, अपना कमीशन डिडक्ट करेगा, फंड एडवांस इतना आएगा, उसमें से इंटरेस्ट डिडक्ट करेगा जो कि इस पे लगेगा, और ठीक है, तो ये आ जाएगा फंड रेज, इतना मुझे पैसा मिलेगा। ठीक। यहीं पे बच्चे बताओ, 50,000 रिडंडेंसी कॉस्ट को लेते तो क्या करते? 50,000 डिडक्ट भी करके देता और कॉस्ट में भी दिखाते। ठीक है, कॉस्ट में देखो इंटरेस्ट कॉस्ट है, और ये है कि ये मैंने सिर्फ 45 डेज के लिए लिया है, तो ऑब्वियसली और सारे सेविंग भी जो होगा वो सिर्फ 45 डेज के लिए लेना पड़ेगा। तो ये देखो बैड डेप्ट 45 डेज का ही रिसीवेबल है ना, ये उस पे लगाया मैंने। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये तो इतना अवॉइडेबल है, लेकिन ये पूरे साल का है, तो 45 डेज का कितना? सेविंग इन कॉस्ट ऑफ फंडिंग ऊपर निकाल रखा है हमने, ये पूरे साल के लिए, तो 45 डेज के लिए इतना, और ये आया नेट कॉस्ट। नेट कॉस्ट डिवाइड बाई फंड रेज इंटू 100, तो ये तो कॉस्ट आया, लेकिन ये एनुअलाइज नहीं है, ये सिर्फ 45 दिनों के लिए है। एनुअलाइज करना हो तो डिवाइड बाई 45 इंटू 360, ये तो आपको पढ़ा रखा था, इतना आएगा। ठीक। नोट मैंने लिख दिया है कि सिंस रिडंडेंसी पेमेंट ऑफ 50,000 इज अ वन टाइम कॉस्ट, इट इज इग्नोर फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस, इसीलिए हमने इफेक्टिव कॉस्ट में नहीं निकाला, और इफेक्टिव कॉस्ट निकाल ही रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। मैथमेटिकली देखोगे सिर्फ इफेक्टिव कॉस्ट बताओ पहले साइकिल का, तो ले सकते हैं, ये एजम्पशन के ऊपर है। मुझे भी देखना है कि जब सजेस्टेड सॉल्यूशन आता है तो इंस्टीट्यूट क्या एज्यूम करके करता है इस पे। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा यूनिक था, तैयार था। और ये भी एजम्पशन लिखनी पड़ेगी कि कमीशन और इंटरेस्ट हमने अपफ्रंट पे किया है, ऐसा एजम्पशन लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 के ए में बढ़िया सा क्वेश्चन था, इसमें बताने लायक ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, दे रखा है आपको, इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है, और इनका कॉस्ट निकालना है। क्वेश्चन पूछा है स्पेसिफिक कॉस्ट के ऊपर। सबसे पहले आते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैसे निकलता है? बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, इंटरेस्ट 1 माइनस टी करोगे तो आफ्टर टैक्स हो जाएगा, प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड का एवरेज इंटू 100। इसमें मैंने पढ़ाया था कि ये जो ऊपर है ना ये कॉस्ट है, ये जो नीचे है ना ये एवरेज फंड है। किसी का कॉस्ट निकालना हो तो कॉस्ट डिवाइड बाई एवरेज फंड इंटू 100। ठीक। इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स करें, क्योंकि हमें डेट पे क्या मिलता है? टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, जो रिडीमेबल वैल्यू है कन्वर्टिबल डिबेंचर के केस में, वो कैसे होता है? हायर अप, ताकि कैश ऑप्शन कुछ नहीं बोल रखा है, प्रीमियम में रिडीम्ड होगा कि क्या, तो हमेशा फेस वैल्यू पे रिडीम्ड होगा। दूसरा इक्विटी कन्वर्जन वैल्यू, इक्विटी कन्वर्जन वैल्यू के लिए एक डिबेंचर के बदले 4 इक्विटी शेयर मिल रहा है, इनटू, यहां देखना जरा, ये इंपॉर्टेंट है, कब इश्यू किया था? 1/4/23 को। हम कहाँ खड़े हैं? 1/4/24 को, 1 साल हो गया इश्यू करे हुए। मैच्योरिटी पीरियड 6 साल के लिए इश्यू किया था, तो आगे 5 ईयर और रिमेनिंग पीरियड है, तो ध्यान रखना है आपको। एक तो यहाँ पे रिमेनिंग पीरियड लेते टाइम मैंने 5 ईयर लिया है, ठीक, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, जब शेयर प्राइस निकालोगे आप, तो आज से 5 साल बाद की बात कर रहे हैं ना, 5 साल बाद की शेयर प्राइस निकालोगे, ये जो 25 रुपया दे रखा है ये आज का शेयर प्राइस दे रखा है, और ग्रोथ रेट दे रखा है, तो 5 साल का ग्रोथ रेट निकाल के इंटू कर दोगे, आ जाएगा। दोनों में से हायर कौन सा है? ये और ये, तो ऑब्वियसली ये है हायर, इक्विटी कन्वर्जन वैल्यू। आ जाओ, ये डालोगे ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर। ठीक, इसमें कुछ ऐसा नहीं था, इससे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पूछ चुका है। इवन इसमें जो ये शेयर की वैल्यूएशन था ना, ये बहुत आसान था कैलकुलेट करना, 5 साल बाद की शेयर प्राइस। इससे भी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पूछ चुका है, या पूछ सकता है कि P5 कैसे निकाले। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से भी दे सकता था, है ना, पर दिया नहीं। चलो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर,
इसमें तो कुछ करने वाला नहीं था, आराम से सब चीज दे रखा था, प्राइस दे रखा था, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं था, तो हमने P0 को यूज किया, मजे से निकाल लिया कॉस्ट ऑफ शेयर। CAPM मॉडल का क्वेश्चन था। CAPM क्या बोलता है? RA प्लस RA माइनस RF इंटू बीटा। डिटेल में एक एक चीज पढ़ा रखा था। इंपॉर्टेंट बात ये थी, मैंने आपको बताई थी कि RM माइनस RF इंटू बीटा जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, इसमें ये है मार्केट रिस्क प्रीमियम, और ये टोटल को बोलते हैं सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। ठीक, हमें क्या दे रखा था? मार्केट रिस्क प्रीमियम, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी थी। ठीक है, अगर बच्चे ने 8 - 6 कर दिया तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो। कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, अगर पर्सनल टैक्स दे रखा हो तो 1 - पर्सनल टैक्स करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी में, तो आ जाएगा। टर्म लोन, इसको तो आफ्टर टैक्स बस कर दोगे तो आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन सिंपल था, बट था कितने मार्क्स में? 6 मार्क्स में। इसी का बी नंबर पार्ट में देखो। बी नंबर पार्ट में MM मॉडल पे क्वेश्चन था। MM मॉडल पे क्या क्वेश्चन था? वैल्यू ऑफ फॉर्म नहीं, आर्बिट्रेज प्रोसेस। आर्बिट्रेज प्रोसेस बेहद ही डिटेल तरीका से मैंने आपको पढ़ाया था, और ये भी बताया था कि क्यों आर्बिट्रेज प्रोसेस से वैल्यू ऑफ फॉर्म मेंटेन रहता है, वैल्यू ऑफ फॉर्म में कोई चेंज नहीं आती है। MM मॉडल एक्सप्लेन करता है। ठीक है। आर्बिट्रेज करते कैसे हैं? तो हाई वैल्यू कंपनी का शेयर सेल करेंगे एंड लो वैल्यू कंपनी के शेयर बाई करेंगे। सस्ती चीज खरीदो और महंगी चीज बेचो, तो वहां पे आर्बिट्रेज प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी होगी। आर्बिट्रेज प्रॉफिट निकालने का दो तरीका है आर्बिट्रेज प्रोसेस शो करने का। सेम रिस्क सेम इन्वेस्टमेंट विथ हायर रिटर्न, या फिर सेम रिटर्न सेम रिस्क रिलीज ऑफ फंड होना चाहिए। यहां आपको क्लियरली बोल दिया कि आपको क्या बताना है, इंक्रीज इन अर्निंग, यानी कि सेम रिस्क सेम इन्वेस्टमेंट एडिशनल रिटर्न कितना कमा सकते हैं, ये शो करना था। आर्बिट्रेज प्रोसेस शो करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालनी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इसकी होल्डिंग लीवर्ड में है और अनलीवर्ड में स्विच हो रहा है, तो देखना लीवर्ड की वैल्यू ज्यादा आएगा, क्योंकि हाई वैल्यू फॉर्म सेल करेगा, लो वैल्यू फॉर्म में बाई करेगा, तभी आर्बिट्रेज होगा। ठीक है, जरा निकालो लीवर्ड का। वैल्यू ऑफ इक्विटी पहले कैसे निकलेगा? EBIT में से डेट का घटा दोगे तो ये इक्विटी की अर्निंग आ गई, डिवाइड कर दो कैपिटलाइजेशन से तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, डेट जोड़ दोगे वैल्यू, तो ये आ गया क्या? वैल्यू ऑफ फॉर्म। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी आया, डेट की वैल्यू कुछ है नहीं, पूरा इक्विटी फाइनेंस कंपनी है, तो ये रहा वैल्यू ऑफ फॉर्म। ये हाई वैल्यू कंपनी है। ठीक, यहां से सेल करेगा, देखो 12.5 है ना, इक्विटी की होल्डिंग 12.5 इतने का, इसी रेशियो में डेट लेगा। क्यों डेट की बोरोइंग क्यों लेगा? टू मेंटेन डेट इक्विटी रेशियो। इस कंपनी में जितना फाइनेंशियल रिस्क था और इन्वेस्टमेंट में भी उतना ही रिस्क होना चाहिए। रिस्क सेम हो, इन्वेस्टमेंट भी सेम हो, तब एडिशनल रिटर्न कमा के बताओ, उसको आर्बिट्रेज बोलेंगे। ठीक है, तो बोरोइंग कर लिया मैंने, डेट की बोरोइंग, और ये कौन से रेट से? तो ये भी होगा 8% के रेट से, तो इतना डेट आ गया, ये टोटल फंड है। इन्वेस्ट करेंगे अनलीवर्ड में तो इतनी होल्डिंग आएगी, टोटल अर्निंग कितनी होगी इतनी होल्डिंग से, ये रहा। सबसे पहले इंटरेस्ट पे कर देंगे डेट का, तो ये रहा, इतना बचा। इंटरेस्ट पे करने के बाद ये नई कंपनी में, अनलीवर्ड कंपनी में जो हमारी अर्निंग कमा रहे हैं, ठीक है, लीवर्ड कंपनी में इतना कमाते थे, तो एक्स्ट्रा जो रिटर्न है ना, ये क्या है? आर्बिट्रेज प्रॉफिट है। ठीक है, समझ में आया क्या? तो बहुत बेसिक था, बहुत आसान था। आर्बिट्रेज का तो खुद 4 केस बना के आपके बुक में, स्टडी मैट में जो इंस्टीट्यूट का है क्वेश्चन दे रखा है, चारों केस हमने अपने भी बुक में एज इट इज डाल रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 का एक क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। नंबर 1, इसके लिए ये बोलना चाहूंगा, नंबर 2 वेरी लेंदी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 12 मार्क्स में आना चाहिए, 10 मार्क्स में भी नहीं। ठीक, या मिनिमम 10 मार्क्स में आनी चाहिए, बट 7 मार्क्स में दे रखा है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बच्चों के हिसाब से हमेशा सोचना चाहिए हमें। ठीक है, ये चीजें टीचर से बन जाए ये जरूरी नहीं है, मैं कितने देर में बना दूं ये जरूरी नहीं है। जो बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ के जा रहा है उसके लिए लेंदी है, तो डेफिनेटली लेंदी है। 7 नंबर में सिर्फ पूछना चाहिए था
रिप्लेसमेंट डिसीजन के लिए, पर उसने जो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड पूछा उससे टाइम टेकिंग है, क्योंकि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के लिए इंडिविजुअल ईयर के कैश फ्लो का डिस्काउंटेड निकाल के कुमुलेटिव करनी पड़ेगी। ठीक सिर्फ अगर पेबैक भी पीरियड पूछा होता तो थोड़ा आसान होता, पर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड पूछा है तो थोड़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। चलो, HP Limited is a leading manufacturer railway part for passenger coach and freight wagon. Due to high wastage of material and quality issue in production, general manager of a company is considering replacement of machine A with machine B. Machine A has book value of 4,80,000, maintain economic life 6 year, आगे 6 साल और चल सकता है। It could be sold now, आज के डेट में सेल करे तो 1,80,000 सेलवेज वैल्यू आएगी, ठीक है, एंड जीरो सेलवेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 6th ईयर। देखो बड़ा सिंपल सा मैंने फिगर बना रखा है यहाँ पे, कहाँ गया, पहले 3 का बी करा दिया है मैंने, फिर 3 का ए कराया। चलो, ए मशीन का कहानी बोल रहा है, आज के डेट में बुक वैल्यू कितना है, इतना, सेलवेज वैल्यू ये रहा, 6 साल बाद बेचे कोई सेलवेज वैल्यू नहीं है। मशीन बी पे आओ जरा, परचेज प्राइस ऑफ मशीन बी इज 24 लाख, इकोनॉमिक लाइफ 6 लाख, 1,40,000 इंस्टॉलेशन एंड 60,000 टेस्टिंग के लिए खर्चा चाहिए। ये रहा कॉस्ट, परचेज प्राइस, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग कॉस्ट जोड़ दोगे तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ मशीन। एक तो आउटफ्लो में ये लेना ही लेना है, ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, जो इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग कॉस्ट है ना, वो भी कॉस्ट का पार्ट होगा, उस पर भी डिप्रिसिएशन मिलता है। मशीन की कॉस्ट में क्या लेते हैं, सिर्फ परचेज प्राइस नहीं, जितने भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस वगैरह है वो भी जुड़ता है, प्लस साथ ही में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वगैरह भी जुड़ते हैं। ठीक, फ्रेट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, ये सारी चीजें जोड़नी पड़ेगी आपको कॉस्ट में। तो डिप्रिसिएशन निकालते टाइम 26 लाख लेना है, परचेज प्राइस इस पे नहीं निकाल देना। आगे कहानी पढ़ते हैं। सब्सिडी 15% तो मिला है परचेज ऑफ मशीनरी पे, सब्सिडी किस पे निकालना है, परचेज प्राइस पे, यानी कि 24 लाख पे 15%, बट कब मिलेगा, एट द एंड ऑफ ईयर 1। ध्यान देना जरा, ये रहा सब्सिडी मिला है 1 साल के बाद, ये 3,60,000। चलो, अब इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालते टाइम हम घटाते तो थे, पर आज मिला तो 3,60,000 डायरेक्ट घटा देते, 1 साल बाद मिला तो प्रेजेंट वैल्यू करके घटानी पड़ेगी आपको। ठीक, आगे आइए, सेल्वेज वैल्यू नए मशीन का कितना है, 3,20,000। चलो, सबसे पहले तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल लो, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, सब्सिडी इतना तो है, 1 साल बाद खड़ा है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इनटू कर दोगे, ये रहा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो ये आ गया सब्सिडी। सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, पोस्ट टैक्स पता है क्यों नहीं किया, एक बच्चे ने कमेंट लिखा था कि सर मैं तो देखना ही भूल गया। यहाँ कह रहा है इग्नोर टैक्स सेविंग ऑन लॉस ड्यू टू सेल ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, एग्जिस्टिंग मशीन को सेल करते हैं, उस पर कोई नुकसान होता है तो टैक्स सेविंग मत निकालिए, तो पोस्ट टैक्स करने की जरूरत नहीं, सीधा मैंने घटा दिया। तो ये आ गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट। चलो, कॉस्ट ऑफ, अच्छा एडिशनल डेप्रिसिएशन पहले निकाल लिया, नए मशीन का देखोगे तो कॉस्ट ऑफ एसेट, सब्सिडी घटेगा, सेल्वेज वैल्यू घटेगी और डिवाइड कर देंगे लाइफ से, तो ये आ गया डेप्रिसिएशन। किसी भी एसेट से रिलेटेड अगर सब्सिडी मिलता है तो एसेट के कॉस्ट से रिड्यूस होता है, ठीक है, एसेट के कॉस्ट से रिड्यूस होगा, बैलेंस अमाउंट जो है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। ओल्ड मशीन देखो 4,80,000 है अभी बुक वैल्यू, 6 साल में डिप्रिसिएट करोगे तो इतना आएगा, ये आ गया एडिशनल डेप्शन। आगे आइए, जनरल मैनेजर एस्टिमेट दैट एनुअल सेविंग ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन बी इंक्लूड रिडक्शन इन 3 स्किल्ड वर्कर एनुअल सैलरी दिस मंथ। कह रहा मशीन बी लेके आए ना तो 3 स्किल्ड सैलरीड लोगों को हटा देंगे, उनकी रिडक्शन हो जाएगी, तो उससे सेविंग हो जाएगा ना। एनुअल सैलरी इतना था, इंटू 3 करेंगे तो तीनों जने की सैलरी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, मशीन ए और मशीन बी का इनकम एक्सपेंस नहीं दे रखा है, सिर्फ एडिशनल दे रखा है। हमें तो ऐसे भी एडिशनल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालना है, ताकि दोनों का निकाल के लास्ट में एडिशनल कर ले, या सब चीज एडिशनल ले, एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल कॉस्ट, तो ऑटोमेटिकली अंत में क्या आएगा, एडिशनल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो ये एक सेविंग है। 4,80,000 फ्रॉम रिड्यूस ऑफ वेस्टेज ऑफ
रॉ मटेरियल। जो मटेरियल का वेस्टेज होता था वो बच जाएगा 4,80,000 का, ये भी एक सेविंग है। 3,50,000 फ्रॉम लॉस इन सेल ड्यू टू डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ परचेज ऑर्डर। ऑर्डर आते थे, हम सेल लेट कर पाते थे, पुराना मशीन था, इस वजह से लॉस हो जाता था सेल, उस पर जो कमा सकते थे नहीं कमाते थे पहले, इतना और वो बचेगा। ठीक, तो ये भी हमारे लिए क्या है, सेविंग है। चलो उसके बाद ऑपरेशन ऑफ मशीन बी विल रिक्वायर सर्विस ऑफ ट्रेन टेक्नीशियन। अब खर्चा पे आ गया, ठीक है, विथ एनुअल सैलरी ऑफ 3,90,000। तो ये कॉस्ट है, मशीन बी लेके आया तो ये एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। एनुअल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट विल इंक्रीज बाय दिस मच। मशीन बी लेके आए तो एडिशनल इतना ऑपरेशन कॉस्ट लगेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा। चलो, तो एडिशनल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए एडिशनल सेविंग, 3 सेविंग था, जोड़ दिया मैंने। फिर एडिशनल कॉस्ट टेक्नीशियन का खर्चा, ये और डेप्रिसिएशन घटाएंगे। एडिशनल पीबीटी आया, टैक्स घटाएंगे, एडिशनल पैट आएगा, उसमें डेप्शन वापस से जोड़ देंगे तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आएगा। पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू निकालना हो तो नए पे कोई टैक्स आएगा नहीं, क्यों, सेल्वेज वैल्यू और बुक वैल्यू सेम ही आएगा, स्टेट लाइन मेथड है। पुराने पे कोई टैक्स निकालना नहीं है, वैसे भी आता नहीं। ठीक, तो ये आ गया एडिशनल सेल्वेज वैल्यू। एडिशनल एनपीवी निकालना हो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनफ्लो में दो है, एक तो हर एक साल का कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, इसको एन्युटी फैक्टर से इंटू करनी पड़ेगी, एन्युटी फैक्टर सारे को जोड़ देगा तो आ जाएगा। और लास्ट में जो सेल्वेज वैल्यू आने वाली है, एडिशनल सेल्वेज वैल्यू, उसको लास्ट ईयर के फैक्टर से, तो ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। और ये आ गया एनपीबी ड्यू टू रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट करे तो एडिशनल नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना क्रिएट होगा, ये पॉजिटिव है तो रिप्लेसमेंट करेंगे, नंबर 1। सिर्फ इतना नहीं पूछा था, एनपीबी तो पूछा ही था, साथ ही में रिप्लेसमेंट डिसीजन भी पूछा था, तो इतना तो हम लिख देंगे। ऊपर से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये तो आसान था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो, पीबीएफ आउटफ्लो होता है ना। तो ऑलरेडी एनपीवी निकाल रखा है तो ये डेटा डाल लोगे, ये निकल जाएगा। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के लिए हर एक साल का कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो अलग आएगा, तो आपको टेबल बना के कुमुलेटिव बना के निकालनी पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, 3 का बी पे आओ। 3 का बी बहुत बेसिक क्वेश्चन था, पूछा गया था इंट्रिंसिक वैल्यू निकालिए। 2 साल का ग्रोथ रेट 10% दे रखा है, उसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो जाएगा 8%, करेक्ट। आज के डेट में डिविडेंड दे रखा है, कैसे, देखो रिटेन अर्निंग दिया है 3.6, कितना दे रखा है 3.6, जो कि 40% है, तो ईपीएस कितना आएगा 3.6 डिवाइड बाई 0.4 करोगे 9, तो डीपीएस कितना आएगा इंटू 0.6, बताओ, जिसका रिटेंशन 40% है तो पे आउट कितना होगा 60%, 5.4 आया। ये तो D0 है, D1 निकालना हो तो इसमें ग्रोथ रेट पहले साल का कितना है 10 इंटू 1.1 करोगे आ जाएगा। सेकेंड ईयर का D2 निकालना हो तो बताओ फटाफट से, ग्रोथ रेट करोगे फिर 10, D3 निकालना हो तो D3 क्यों चाहिए सर, यहाँ पे P2 निकालना है अपने को, P2 के लिए D3 चाहिए, P2 का फॉर्मूला क्या है D3 डिवाइड बाई के माइनस जी। ठीक, D3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ रेट है 8%, तो 8% आपको जोड़ना है। ठीक है, और बस प्रेजेंट वैल्यू निकाल देना है D1 का, D2 का और P2 का। किस रेट से, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है, कहां पे है क्वेश्चन में 15%। आओ जरा फटाफट से, रिटेन अर्निंग ये है जो कि 40% है, तो डिविडेंड पर शेयर निकल जाएगा 5.4, ये मैंने फिगर में एक्सप्लेन कर दिया है। ये D1 है, ये D2 है, ये P2 है। ठीक, D1 ये रहा, D2 ये रहा, P2 के लिए D3 निकाला, फिर P2 का फॉर्मूला लगा दिया। मैक्सिमम बच्चों से क्या गड़बड़ी हो जाती है, तो मैक्सिमम बच्चों से गड़बड़ी हो जाती है
जब थर्ड वाला इंटू करते हैं तो यहाँ पे भी मिस्टेक से 1.1 कर देते हैं, ठीक है। और ये आएगा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक। चलो उसके बाद जो थ्योरी क्वेश्चन था ना, उसमें ये तो बेसिक थ्योरी है, बुक से आया हुआ, ये बढ़िया क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी है, आप लोगों को ध्यान से सुनना। एक पॉइंट अच्छा था इसमें, मैक्सिमाइजिंग मार्केट प्राइस पर शेयर एज अ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव विच मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में हमने सीखा है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट प्राइस। अगर एक शेयर की बात करें तो पूरी कंपनी की बात करें तो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी बोलते हैं। अगर मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर कर दोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आ जाती है। तो ये बात सही बोल रहा है। सेकेंड, combination of lower risk and higher return is a known as risk return trade off and at this level of risk return profit is maximized। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, जरूरी नहीं। देखना जरा, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ में क्या सीखते हैं हम कि देखो रिटर्न जो है ना वो डिपेंड करता है रिस्क लेवल पे। रिस्क ज्यादा लोगे तो रिटर्न ज्यादा हो सकता है, रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा, ठीक। कहने का मतलब इफ देयर इज हायर रिस्क हायर रिटर्न, लोअर रिस्क लोअर रिटर्न, ठीक है। फिर बताओ, एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, जब हायर रिस्क के साथ हायर रिटर्न आता है, लोअर रिस्क लोगे तो लोअर रिटर्न आएगी। तो ये तो इन्वेस्टर के ऊपर है ना कि उसका रिस्क एप्टाइट कितना है, उसको रिस्क कितना लेना है, उसी अनुसार उसको रिटर्न मिलेगा। हमें रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ करने आना चाहिए कि अगर ज्यादा कहीं पे ज्यादा रिस्क है तो रिटर्न भी ज्यादा है, रिस्क कम है रिटर्न भी कम है। हमें अपनी कि मुझे इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, मेरे एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, उस अनुसार मुझे रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ करना चाहिए कि रिस्क मैनेज करते हुए ठीक रिटर्न कमा लूं। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि रिस्क कम लोगे तभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, नहीं। मैक्सिमम प्रॉफिट कभी भी रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ से नहीं आता। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ से जरूरी नहीं मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जाए, पॉसिबल है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हायर रिस्क ले को कमाया जाए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये आधा ही सही है। रिस्क रिटर्न ट्रेड अप में इन्वेस्टर देखता जरूर है, रिस्क को भी ध्यान देता है, रिटर्न को भी ध्यान देता है। और रिस्क रिटर्न थ्योरी कहता ही है कि हायर रिस्क लोगे तभी हायर रिटर्न मिलेगी आपको। फाइनेंशियल डिट्रेस इज अ पोजीशन व्हेन अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ अ फर्म आर सफिशिएंट टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, ये फॉल्स है, ठीक। फाइनेंशियल डिट्रेस ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जहां एक कंपनी अपनी ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पाता, ठीक है। ऐसे जनरली देखने को मिलता है। हायर डेट ले ले अगर कंपनी तो कई बार अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पाते, ठीक। उसमें भी प्राइमरली करेंट ऑब्लिगेशन, जैसे कि इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे, फिक्स कॉस्ट बियर नहीं कर पा रहे, करेंट ऑब्लिगेशन, ठीक। जहां पे मीट कर पा रहे वो फाइनेंशियल डिट्रेस नहीं है। फाइनेंशियल डिट्रेस ऐसी सिचुएशन है जहां हम अपनी ऑब्लिगेशन मीट नहीं कर पाते। एंजल इन्वेस्टर इज वन हु प्रोवाइड फंड फॉर ए स्टार्टअप इन एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप या इक्विटी। देखो, अगर कोई स्टार्टअप है तो कहाँ से फंडिंग ले सकता है? एक तो फैमिली एंड फ्रेंड से ले सकता है। अर्ली स्टेज ऑफ स्टार्टअप में जनरली पैसा कौन लगाता है? सेल्फ लगाता है, अपनी सेविंग, या फैमिली फ्रेंड से लगाता है, उनको भी शेयर दे देता है थोड़ा बहुत। सेकेंड, एंजल इन्वेस्टर लगा सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर एक ऐसा इंडिविजुअल है, एंजल इन्वेस्टर क्या है? इंडिविजुअल जो स्टार्टअप में पैसे लगाते हैं, स्टार्टअप को फंड करते हैं, बदले में शेयर ले लेंगे। एक होता है वेंचर कैपिटलिस्ट। एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट में क्या फर्क है? नंबर वन, जनरली एंजल इन्वेस्टर इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको दिखेंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट एक कंपनी होती है, फर्म होती है। एंजल इन्वेस्टर अपना ही पैसा लगा रहे होते हैं, ठीक। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, आप उनसे बात करो, नेगोशिएट करो, अगर उन्हें अच्छा लगता है आपका आइडिया तो पैसे लगाएंगे, वो एंजल इन्वेस्टर है। पर बहुत सारी कंपनियां भी है जो फाइनेंस करती है स्टार्टअप को, वहां पे भी आप जाओगे फंडिंग के लिए तो देते हैं, वो वेंचर कैपिटलिस्ट है। वेंचर कैपिटलिस्ट पुल्ड कैपिटल को लगाते हैं, ठीक। कोई इंडिविजुअल का पैसा नहीं है, एक पुल्ड कैपिटल है, और उस पुल्ड कैपिटल को मैनेज करना वेंचर कैपिटलिस्ट का काम है।
उस पुल्ड कैपिटल को अच्छे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप में लगाना वेंचर कैपिटलिस्ट का काम है। ठीक, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, एंजल इन्वेस्टर भी स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, बदले में इक्विटी शेयर लेते हैं, ऑनरशिप लेते हैं। ठीक है, चलो ये बहुत सिंपल था, ये तो बुक से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन सब है, आराम से आप कर सकते हो। होप करता हूँ आप लोगों को लेक्चर अच्छी लगी होगी। कल के लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं, जो रिसेंट में चेंजेस आए हैं, जो रिसेंट में क्वेश्चन पूछने का तरीका इंस्टीट्यूट ने अपना बदला है, जो रिसेंट में अपनी जो लेंथ है क्वेश्चन का थोड़ा बहुत बड़ा किया है, जिससे बच्चों का पेपर बहुत हद तक इफेक्ट हुआ है, बहुत सारे बच्चों का पेपर इफेक्ट हुआ है, उसको कैसे टैकल करेंगे और आने वाले अटेम्प्ट में अगर अच्छा अटेम्प्ट देना हो तो आपको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन बिल्कुल बनता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक्सपेक्टेशन से नीचे पेपर गया। ठीक, तो कल का वीडियो भी इंपॉर्टेंट होगा, देखना जरूर आप लोग। चलो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।